धमराई में मंदिर जला दिया गया, लालपुर में हमला हुआ, शरीयतपुर में मंदिर जला दिया गया। जलाने के बाद उसके जो बचे हुए रिमेन्स थे उनको ढहा करके गिरा दिया गया। 11 घरों को खुलना में जला दिया गया। ये मात्र पिछले 48 घंटे में हुआ है बांग्लादेश में, और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं कि एक शब्द अपने मुंह से निकाल दे। भारत की सरकार अनुरोध कर रही है हिंदुओं पे हमले रोके जाएं। आपके अनुरोध का प्रिंट आउट निकाल करके उससे अपना पिछवाड़ा पोंछ के डस्टबिन में फेंक देंगे। वो जमात इस्लामी वाले हैं, वो बहुत क्रूड भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए। वहां पे जो हिंदू पुलिस वाले हैं वो हड़ताल पे बैठ गए कि हमारे समुदाय के ऊपर हमले बंद हो। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले हेल्पलेस है जो हिंदू हैं, हड़ताल करके बैठे हुए कि भाई हम सेना से तो नहीं लड़ सकते, अगर सेना ही मिलकर मार रही है तो हम क्या करेंगे फिर। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करके आप हमें सपोर्ट जरूर करें। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आज के कार्यक्रम में आपका। बहुत भारी दिल से आज का कार्यक्रम कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप आज का कार्यक्रम पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आज हम बात करेंगे और इस सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठाया है और इस सरकार का जो रिएक्शन है, इस देश में रहने वाला जो समाज है, जो खुद को संभ्रांत समाज कहता है, वो समाज कितना खोखला है, उस खोखले समाज की भी चर्चा करूंगा मैं आज। एक जनसंहार चल रहा है एक पूरे के पूरे धार्मिक समाज का, एक धर्म के अनुयायियों का, एक सिस्टमैटिक जेनोसाइड हो रहा है बांग्लादेश में, जिसके ऊपर इस खोखले समाज की हकीकत जो है, जो असलियत है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें यहाँ के प्रोफेसर्स भी हैं, यहाँ की एनजीओज भी हैं, यहाँ पे लाल बिंदी गैंग भी है, यहाँ की वो मशाल गैंग और कैंडल वाली गैंग भी है, जेएनयू वाले भी हैं, लेफ्टिस्ट भी हैं, लिबरल भी हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी हैं, फिल्म स्टार्स भी हैं, सब कुछ है इसमें। ये सारे इसी समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का। ये वो लोग हैं जिनका दिल फिलिस्तीन के लिए धड़कता है, जिनका दिल खून के आंसू रोता है जब फिलिस्तीन में कहीं कोई बच्चा मर जाता है, जिनका दिल फट पड़ता है जब वो देखता है कि किसी का घर फिलिस्तीन में ढह गया किसी बम से, जिनका दिल खून के आंसू रोता है तब जब वो देखते हैं कि किसी फिलिस्तीनी को किसी इजरायली ने अगर गोली मार दी। खून के आंसू रोता है इनका दिल। फिलिस्तीन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, उनसे हमारा सांस्कृतिक तौर पे, ऐतिहासिक रूप पे कहीं कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ना उनसे हमारा डीएनए मैच करता है, ना उनसे हमारी भाषा मैच करती है, ना उनके साथ हमारा खाना पीना मैच करता है, ना उनके साथ हमारा कपड़ा मैच करता है, ना हमारे आभूषण मैच करते। कुछ भी समानता नहीं है हमारे और फिलिस्तीनियों के बीच में, और इनका दिल उन फिलिस्तीनियों के लिए रोता है। इनको चिंता होती है लोकतंत्र की, इनको उस लोकतंत्र की चिंता होती है जो बोलीविया में होता है। बोलीविया में लोकतंत्र की चिंता है, लेकिन बांग्लादेश में लोकतंत्र की चिंता नहीं है। वहां पे एक लोकतांत्रिक तरीके से अगर सत्ता चुनी गई है और उसको अगर उखाड़ करके फेंक दिया गया एक जिहादियों के समूह के द्वारा, जमात इस्लामी के जो छात्र शिविर, जो एक संगठन है जमात इस्लामी का, स्टूडेंट्स का एक संगठन है, जैसे हमारे यहाँ भारत में है बीजेपी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, या कांग्रेस का NSUI है। इस तरीके से बहुत सारे संगठन हमारे यहाँ छात्र संगठन है। वहां पे भी जमात इस्लामी का एक छात्र संगठन है, उसको इस्लामिक छात्र शिविर कहते हैं। तो इस्लामिक छात्र शिविर वालों ने आकर के जमात इस्लामी के सहयोग के साथ वहां पे चुनी हुई प्रधानमंत्री को उठा करके बाहर फेंक दिया। और इस देश में नैरेटिव क्या बनाया गया? जनता की आवाज जीत गई है, पब्लिक प्रोटेस्ट, पीपल हैव वन। विद्यार्थियों ने जो है सत्ता को पलट दिया, विद्यार्थियों ने सत्ता का अहंकार चूर कर दिया। देखिए कैसे खेला जाता है नैरेटिव के साथ। जैसे तालिबान वाले हैं, कभी वो रोनाल्ड रीगन के साथ व्हाइट हाउस में बैठा करते थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, फिर कभी वो जिहादी हो गए, अब वो फिर से पार्टनर हो गए हैं, अब फिर से उनको $18 बिलियन अमेरिका ने दे दिए, अब वो अच्छे लोग हैं, अब वो तालिबान, अब वो टेररिस्ट नहीं है। उसी तरीके से आप देखिए किस तरह से नैरेटिव को अपने सुविधा अनुसार लोगों को आतंकवादी बनाया जाता है, फिर उनको जिहादी बनाया जाता है, फिर उनको ह्यूमैनिटेरियन बना दिया जाता है, फिर उनको पॉलिटिशियन बना दिया जाता है, फिर वो पॉलिटिशियन से फिर जिहादी बना दिए जाते हैं। ये सब कुछ एक व्यक्ति, एक सत्ता, एक विचारधारा को जैसे ही सूट करता है वो उसको उस तरह से प्रयोग करती है। हमारे देश में जो बैठे हुए जिनको यूजफुल इडियट्स कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आपने कभी शाहरुख खान का, सलमान खान का, ऋतिक रोशन का, मैं अक्रॉस द बोर्ड बोलता हूँ, जितने भी ये बॉलीवुड के, जितने भी बॉलीवुड ये सुपरस्टार, और ये चाहे सेकंड ग्रेड एक्टर हो, चाहे थर्ड रेट एक्टर हो, म्यूजिक कंपोजर हो, ये विशाल डडलानी टाइप, और ये स्वरा भास्कर, और ये जितनी भी हैं, ये किसी एक ने भी आवाज उठाई है बांग्लादेशी हिंदुओं की? अगर आप ह्यूमैनिटेरियन हैं, आप मानवता में विश्वास करते हैं, तो क्या आप आवाज उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे, और नहीं ये उठाएंगे, और हमें इनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या हमारा अपना खुद का हिंदू समाज खड़ा है उन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए?
त्रिपुरा में रहने वाले और बंगाल में रहने वाले और आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो राज्य हैं, वो ये कह रहे हैं, उनके आप ट्विटर देखिए, उनके फेसबुक देखिए, ये जो लेफ्ट लीनिंग जितने भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लेफ्ट लीनिंग है, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी जो हिंदू आएंगे रेफ्यूजी, यार हम उनको कैसे रखेंगे, हम तो अपने यहाँ माइनॉरिटी हो जाएंगे, हम अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो जाएंगे, फिर ये बांग्लादेशी हिंदू आ जाएंगे। तो ये हमारे अपने समाज का हाल है, ये हमारे अपने समाज का हाल है। लोगों को अपने घर में बांग्लादेशी मेड देख के तकलीफ नहीं होती, लोगों को अपने घर में वो बांग्लादेशी मुसलमान मेड जो है उसके हाथ से बना हुआ खाना खाने में तकलीफ नहीं है, उससे काम करवाएंगे। बांग्लादेशी रिक्शा जो खींच रहा है उसके रिक्शे पे बैठने में तकलीफ नहीं है। जो बांग्लादेशी जो ये फल बेच रहे हैं सड़क के किनारे, उनसे फल खरीदने में दिक्कत नहीं है, उनको अपना मकान किराए पे देने में दिक्कत नहीं है, अपनी जमीनें उनको बेचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के यहाँ पे आने पे तकलीफ है इनको। ये हमारा अपना खुद का हिंदू समाज है, ये वो हिंदू समाज है जो आज तक कभी इसलिए खड़ा नहीं हुआ, आज तक कभी जाकर थाने में FIR नहीं की कि मेरे घर में जो औरत काम करती है ये बांग्लादेशी है, ये भारत कैसे आई, इसके पेपर्स की जांच की जाए। मेरे मोहल्ले में जो सब्जी वाला है, ये जो फल वाला है, ये बांग्लादेशी है, ये मेरे मोहल्ले में सब्जी बेच रहा है, कभी उसके ऊपर इनको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन बांग्लादेशी हिंदू आ जाएंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी, अपने यहाँ माइनॉरिटी में हो जाएंगे। ये हमारा अपना खुद का समाज है। पिछले 48 घंटे में हिंदू समाज के ऊपर 205 हमले हुए हैं 52 जिलों में, सिर्फ मात्र पिछले 48 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 40 दुकानें जो है जला दी गई। दिनाजपुर में, जसोर में, नोआखाली में, धमराई में मंदिर जला दिया गया, लालपुर में हमला हुआ, शरीयतपुर में मंदिर जला दिया गया। जलाने के बाद उसके जो बचे हुए रिमेन्स थे उनको ढहा करके गिरा दिया गया। 11 घरों को खुल्ला में जला दिया गया। यह मात्र पिछले 48 घंटे में हुआ है बांग्लादेश में, और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं कि एक शब्द अपने मुंह से निकाल दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट करना पड़ गया। पिछले 11 साल में पहली बार उन्होंने हिंदू शब्द का नाम लिया है भारत के पड़ोस से संबंधित। उन्होंने वर्तमान के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस, उनसे अनुरोध किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे हमलों पे रोक लगाने का प्रयास करें। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भाई अगर हिंदू समुदाय के ऊपर हमले नहीं रुके तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये वहां पे अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है इन हमलों को रोकने के लिए वो है इमोशनल ब्लैकमेल। अगर आपने हमला नहीं रोका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और उनके इमोशनल ब्लैकमेल से जमात इस्लामी वाले जितने जिहादी हैं ये सारे के सारे शांत हो जाएंगे कि नहीं, अरे मोहम्मद यूनुस जी इस्तीफा दे देंगे तो फिर कैसा लगेगा, तो उन्होंने हमले रोक देने थे। नहीं रोके उन्होंने हमले। पिछले 48 घंटे में उन्होंने ये काम किया है। पिछले 48 घंटे में उन्होंने 200 हमले किए हिंदू समुदाय के ऊपर। वहां ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम चल रहा है, हिंदुओं का एक सिस्टमैटिक जनसंहार किया जा रहा है। आप पाकिस्तान को देखिए, आप पाकिस्तान से लाख नफरत करते हो, आप पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बोल दें, आप उनको बोल दें कि ये तो इकोनॉमिक ब्रिंक पे है, ये तो बर्बाद होने वाले हैं, ये तबाह होने वाले हैं, आप कुछ भी कह लें। उन्होंने अपना पूरा देश, अपनी पूरी इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज कर ली, बट कश्मीरी मुसलमानों को नहीं छोड़ा आज तक। वो कहते हैं कि अगर कश्मीर मेजॉरिटी मुस्लिम है तो कश्मीर हमारा है, हम लड़ेंगे। आज तक लड़ रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ खड़े हैं आज तक। आप जियोपॉलिटिकल डिस्कशन कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई वो कश्मीरी मुसलमानों का उनको कोई लेना देना नहीं है, वो तो कश्मीर के पानी के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी की सारी बुद्धिजीवी बातें आप करते रहिए, लेकिन बांग्लादेश भी उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। जमात इस्लामी के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ी आज तक, आप लाख करते रहिए। उन्होंने खालिदा जिया को आज तक अबैंडन नहीं किया। बांग्लादेश उनके हाथ से जा चुका था, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उसके बेटे को, तारिक को, उन्होंने लंदन में रखा, उसको पाला पोसा, उसके सारे नाज नखरे उठाए, उसके सारे खर्चे उठाए, उन्होंने ऐश की, उसने अय्याशी करी, जो करी उसने। तारिक ने दुबई रखना हुआ दुबई रखा, लंदन रखना हुआ लंदन रखा, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी खराब नहीं होने दिया, उन्होंने वेस्ट नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उनका है कि बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी है, बांग्लादेश हमारा है। उनकी अपने घर में खाने को चाहे ना हो, लेकिन वो अपने लोगों के, अपनी कम्युनिटी को अबैंडन नहीं कर रहे हैं। जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो उसको अपनी टेरिटरी मानते हैं, अपनी टेरिटरी समझते हैं। वहां रहने वाले हर एक इंसान को अपना इंसान समझते हैं वो। उसके लिए उनको सैंक्शन झेलने पड़े, उसके लिए उनको दुनिया भर की क्रिटिसिज्म झेलनी पड़े, उसके लिए उनका पैसा लगे, उसके लिए उनके अपने यहाँ करोड़ों लोग भूखे रहे, उनको वो सारी मंजूर है, लेकिन वो उनको अबैंडन नहीं करते। हम क्या करते हैं? हमारी इमेज क्या है? हमारी इमेज ये है कि जब पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता ली तो हमने सबसे पहला काम किसको अबैंडन किया? हमने नजीबुल्लाह को अबैंडन किया, जो कि हमारा वहां अफगानिस्तान में सबसे अच्छा दोस्त था। दूसरी बार जब अफगानिस्तान फॉल हुआ आज से 3 साल पहले, तो हमने क्या किया? सबसे पहला काम, हमने अपने सारे दोस्तों को वहां पे अबैंडन किया। हमारे जितने भी एसेट्स थे, हमारे जितने भी लोग थे, हम सबको अबैंडन करके चले आए यहाँ पे तालिबान के रहमो करम पे। उनमें बहुत सारे जो है वो तालिबान ने उनको बचाया भी, तो उनको किसने बचाया? उन्होंने खुद अपनी जान बचाई।
असाइलम लेकर के कोई लंदन गया, कोई असाइलम लेकर के मैड्रिड गया, कोई असाइलम लेकर के उज्बेकिस्तान गया, कोई असाइलम लेकर के तुर्कमेनिस्तान गया, कोई कजाकिस्तान गया, कोई रशिया गया, कोई कहीं गया। कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। और जो हिंदू थे या जो सिख थे, वो आपने देखा ही होगा, 2-4 बचे थे, वो भी अपने सर पे गुरु ग्रंथ साहब लेकर के वापस आ गए। हम उनकी भी सिक्योरिटी वहां इंश्योर नहीं कर सकते थे। फोटोशॉप करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए हमारे मंत्री जी लोग पहुंच गए एयरपोर्ट पे, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, किसान आंदोलन चल रहा था, तो एक फोटो ऑप करना था, तो मंत्री जी लोग पहुंच गए, हरदीप पुरी और बाकी जो इनके सिख लीडर हैं, वो भी अपने सर पे जो है, और ऐसे नहीं गए, अकेले नहीं गए, मीडिया लेके गए कि भाई मीडिया जाएगा, फोटो खींचेगा, उसको घुमाया जाएगा, कुछ पॉलिटिकल इसका कैपिटल मिलेगा। मिला कुछ नहीं। वही हाल आज बांग्लादेश का, और आप अनुरोध कर रहे हैं। पहले वहां पे हिंदुओं को जिहादी मार रहे थे, अब वहां पे हिंदुओं को जिहादी और वहां की सेना मिल के मार रही है। अब कौन बचाएगा उनको? और ये कोई स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, कोई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं है। राहुल आनंदा, जो कि वहां के सबसे बड़े सिंगर हैं, आम भाषा में समझा दूं तो वहां के सोनू निगम मान लीजिए उनको, 130 साल पुराना घर जला दिया राहुल आनंदा का, उस राहुल आनंदा का जो कि इन स्टूडेंट्स के सॉलिडारिटी में प्रोग्राम कर रहे थे, वहां ओपनली सपोर्ट कर रहे थे इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को। क्यों घर जला दिया उसका? क्योंकि वो हिंदू है। ये जो आपको आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि ये सारे के सारे हिंदू और मुसलमान दोनों के जलाए जा रहे हैं घर, और इसलिए जलाए जा रहे हैं क्योंकि ये शेख हसीना की पार्टी के सपोर्ट करने वाले लोग थे, इसलिए इनके घर जलाए जा रहे हैं, ऐसे कि हिंदुओं को नहीं जलाए जा रहे हैं। तो राहुल आनंदा तो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ में था, तो उसका घर क्यों जलाया? ढाका में एक मोटरसाइकिल की शोरूम खोलने वाला जो हिंदू है, उसकी शॉप क्यों जलाई? वो तो कोई शेख हसीना का सपोर्टर नहीं था, वो तो उसकी पार्टी का मेंबर नहीं था। ये प्योरली एक हिंदुओं से नफरत की एक जो जिहादी मानसिकता है, उससे प्रेरित, उसके द्वारा संचालित एक हिंदुओं का जनसंहार है, जिसको हमारे यहां बैठे हुए बुद्धिजीवी किसी भी तरीके से एक स्पिन देना चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। नहीं है ये। भारत का एक भी ऑपोजिशन लीडर, राहुल गांधी हो या इंडिया अलायंस का जो भी लीडरशिप है, इनमें से अभी तक किसी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं की, किसी एक ने भी नहीं बात की। क्यों नहीं बात की? क्योंकि उनको पता है कि इनकी बात करो चाहे ना करो, उसका कोई पॉलिटिकल ब्लोबैक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये इशू लोगों के लिए ही मैटर नहीं करता है। हिंदुस्तान में रहने वाले या जो इंडिया की जो एनआरआई कम्युनिटी है, इंडिया की एनआरआई कम्युनिटी से मैं सवाल करता हूं, आप जिस देशों में रहते हैं, ये जमाते इस्लामी वाले घुसे जाकर के बांग्लादेश के कॉन्सुलेट में घुस गए न्यूयॉर्क में, और जाकर के वहां से शेख मुजीबुर रहमान की जितनी तस्वीरें थी उतार ली। जो इंडिया की एनआरआई कम्युनिटी है, ये बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बात कर रही? ये अमेरिका में रहने वाले, ये यूके में रहने वाले, आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं खड़े हो रहे? आप कुछ नहीं कर सकते? कम से कम आप लोग के यहाँ टिकटॉक चलता है, आपके यहाँ फेसबुक है, आपके यहाँ पे ट्विटर है, आप कम से कम अपने एक वीडियो बना करके अपने अपने यहाँ के जो सेनेटर्स है, आपके यहाँ के जो कांग्रेसमैन है, आप उनसे तो मिले, आप उनको तो मैसेज दें, आप उनको तो कम से कम लिख करके आप एक लेटर हैंडओवर करें। आप नहीं जा सकते, आपके यहाँ पे मेल की सर्विस है, आप अपने अपने यहाँ के सेनेटर्स को मेल कीजिए, अपने अपने यहाँ के कांग्रेसमैन को मेल कीजिए। यूके में रहने वालों को कहूंगा कि आप अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, आप उनको मेल कीजिए कि शेख हसीना को आपने असाइलम किस बिना पे आपने डिनाई कर दिया। उनका आर्गुमेंट ये है क्योंकि वो बांग्लादेश से भारत पहले आई, तो अब वो हम उनको असाइलम नहीं दे सकते। अगर वो बांग्लादेश से सीधा लंदन आती तो हम असाइलम दे सकते थे, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। दुनिया में दर्जनों पॉलिटिकल लीडर्स को इन्होंने इसी तरीके से असाइलम दिया है कि वो पहले भाग के कहीं जाते हैं और फिर वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर के आते हैं। मतलब इज इट टू मच टू आस्क फॉर? क्या आप एक मेल कर दें अपने यहाँ जो आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको एक लेटर दे दें, बाई पोस्ट ही भेज दें उसको। मेल तो फोन से होता है ना, फोन से कर दें एक मेल कि आई एम अ वोटर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द ऑनगोइंग जेनोसाइड ऑफ हिंदूज इन बांग्लादेश, द डायर सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रेज दिस इशू इन द कांग्रेस और इन द सेनेट वेरेवर द पर्टिकुलर पर्सन इज मेंबर। अपने फेलो हिंदूज के लिए इतना तो करिए। पाकिस्तानी हो, अल्जीरियन हो, किसी भी मुल्क का हो, बांग्लादेशी हो, फिलिस्तीन के लिए वो सारे के सारे एक साथ निकल करके लंदन की सड़कों पे, वॉशिंगटन की सड़कों पे, न्यूयॉर्क की सड़कों पे प्रोटेस्ट निकालते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में आवाज उठाते हैं। आपको किसने रोका है? हु हैज स्टॉप्ड यू? और यही एटीट्यूड है आपका
हिंदू समुदाय का यही एटीट्यूड है कि बांग्लादेश से सिकुड़ते 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 आज आप यहां तक आ गए हैं। बांग्लादेश में भी रह गए थे 1-1.5 करोड़, आप देख लीजिए अगले 5-10 साल में एक भी नहीं बचेंगे वहां। पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी, शुरुआत हो चुकी है। और ये जो लिबरल बंगाली हमारे यहाँ रहते हैं, जो ममता बनर्जी को वोट देते हैं और ममता बनर्जी की नाम की कस्में खाते हैं, तुम्हारे ही ब्लड ब्रदर्स हैं, तुम्हारी ही भाषा बोलते हैं, जो तुम खाते हो वही खाते हैं वो, उनके साथ ये हो रहा है। और इसी तरीके से चलता रहा तो ये चीज भारतीय बंगाल में भी होकर ही रहेगी। 10 साल बाद होगी, 15 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। जो भारत की जो बंगाली कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, वो इसी दंश से पीड़ित होगी। वो अपने ही देश में कश्मीरियों की तरह रेफ्यूजी बनेगी इस देश में। मैं चैलेंज करता हूं कि इस चीज को आप डिनाई करके दिखाइए। आप अर्ज कर रहे हैं, भारत की सरकार अनुरोध कर रही है हिंदुओं पे हमले रोके जाएं। आपके अनुरोध का प्रिंट आउट निकाल करके उससे अपना पिछवाड़ा पोंछ के डस्टबिन में फेंक देंगे। वो जमात इस्लामी वाले हैं, वो बहुत क्रूड भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए। आज से पहले कभी किया नहीं था, लेकिन वास्तविकता यही है। उनके लिए आपके लेटर्स की कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें सिर्फ एक भाषा समझ में आती है और वो भाषा है स्ट्रेंथ की भाषा, ताकत की भाषा, डंडे की जुबान, गोली की जुबान। उन्हें वही समझ में आती है। हिंदू मारे जा रहे हैं और आप अनुरोध कर रहे हैं। कौन देश है दुनिया में जो इस तरह से बिहेव करता है जिस तरह से हम करते हैं? हिंदुओं के मसले को लेकर के, हिंदुओं के मुद्दों को लेकर के, उनके जीवन को लेकर के, उनकी बहु बेटियों को लेकर के जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम बर्ताव करते हैं, दुनिया में कौन सा देश है जो इस तरह से बर्ताव करता है? अमेरिका जब क्रिश्चियंस के ऊपर कहीं पे भी दुनिया में जब अत्याचार होता है, उनका परसिक्यूशन होता है, तो अमेरिका क्या करता है? अनुरोध करता है। जब मुसलमानों के ऊपर कहीं कुछ होता है तो ये जितने भी मुस्लिम देश हैं वो अनुरोध करते हैं। ईरान अमेरिका से अनुरोध करता है, इजराइल से अनुरोध करता है कि आप फिलिस्तीनियों के ऊपर ये जुल्म मत कीजिए। कौन करता है ये अनुरोध? हमारे अलावा। अनुरोध की भाषा नहीं चलती। दुनिया बदल चुकी है और दुनिया हमेशा से जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के फलसफे में चलती है। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होता है वो इस वसुधा का भोग करता है। अनुरोध करने वाले इस वसुधा का भोग नहीं करते। अनुरोध करने वाले शरणार्थी बनते हैं। 47 में पाकिस्तान से भाग करके हिंदुस्तान आते हैं, 90 की दिहाई में कश्मीर से भाग के दिल्ली आते हैं, और अब बांग्लादेश से भाग करके बंगाल आएंगे, और एक दिन बंगाल से भाग करके, पश्चिम बंगाल से भाग करके दिल्ली में आकर के रेफ्यूजी बनेंगे, बिहार में रेफ्यूजी बनेंगे, और एक दिन कोई जगह नहीं बच जाएगी भागने को। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सारा ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के ऊपर बैठ करके लेक्चर देने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर अमल करके देखिए, खड़काइए इनको। अगर स्ट्रांग मैसेज नहीं गया तो ये हमले नहीं रुकेंगे, ये मंदिर जलने बंद नहीं होंगे, बहू बेटियों की इज्जतें लूटनी बंद नहीं होंगी, इनके घर नहीं जलने बंद होंगे। और इन्हीं में से बेसिकली ये डर क्रिएट किया जाता है। ये डर क्रिएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे डर करके लाखों तो इस डर से जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। वहां लाखों सिर्फ इस डर से कन्वर्ट हो जाएंगे कि यार अपनी बहू बेटियों की इज्जत लुटवाने से अच्छा है यार कलमा पढ़ लो। यार अपने बाप दादाओं की जमा पूंजी को आग लगवाने से अच्छा है कलमा पढ़ लो। यार सड़क पे जो है नंगा दौड़ा करके मार रहे हैं, इस बेइज्जती से तो अच्छा है यार कम से कम कन्वर्ट कर जाओ। 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को उनको भी पता है कि वो नहीं मार सकते। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1-1.5 करोड़ है। उनको पता है इन सबको मारा नहीं जा सकता, लेकिन इनको अगर मारना शुरू करेंगे तो इनमें से बहुत सारी एक चंक होगा जो कन्वर्ट होगा, एक बहुत बड़ा चंक यहां से भाग जाएगा। फिर कुछ समय बाद आ जाएगा कि भाई इस फला हिंदू ने फला शहर के जो है कुरान की शान में गुस्ताखी कर दी है, बेअदबी कर दी है, प्रॉफिट के शान में गुस्ताखी कर दी है, मन सब नबीयन फक्तुलहू का नारा लगने लग जाएगा, और उसके बाद उनकी गर्दनें कटनी शुरू होंगी। फिर एक लार्ज चंक कन्वर्ट होगा, फिर एक लार्ज चंक भाग करके भारत आएगा। आने वाले 10-15 साल में सर एथनिकली बिल्कुल क्लेंस कर देंगे बांग्लादेश को। वो यही मोडस ऑपरेंडी होती है, इसी तरीके से काम होता है। आप भाईचारे में लगे, आप इसको रिवॉल्यूशन बता रहे हैं। मैं देख रहा था वो वायर के ऊपर कपिल सिब्बल के साथ वो 2 फॉर्मर डिप्लोमेट बैठे थे, एक तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनके साथ एक पत्रकार भी बैठी थी, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है वो लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है इसको बता रहे हैं कि ये क्रांति हुई है, कि ये क्रांति है, ये कोई जिहाद नहीं है, ये क्रांति है। तो ये कौन सी क्रांति है जिसमें सिर्फ हिंदुओं की बलि चढ़ाई जा रही है, सिर्फ हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, सिर्फ हिंदुओं के मंदिर जल रहे हैं? कोई मस्जिद क्यों नहीं जल रही इस क्रांति में? कोई चर्च क्यों नहीं जल रहा इस क्रांति में? चर्च इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि ये क्रांति चलाने वाले वॉशिंगटन में बैठे हैं, लैंगले में बैठे हैं, जो इसको पूरा पैसा दे रहे हैं। वरना न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसुलेट में लोग घुस जा रहे हैं, मॉब घुस जा रही है बिना अमेरिका की परमिशन के, बिना वहां पे कोई FBI, कोई सीक्रेट सर्विस, कोई NYPD, कोई कुछ नहीं है। सबको पता है ये कौन चला रहा है, और जो करने वाले हैं वो जिहादी मानसिकता के। तो ना चर्च जलेगा ना मस्जिद जलेगी, जलेगी इस क्रांति में सिर्फ हिंदुओं के मंदिर, लुटेगी इज्जत सिर्फ हिंदू बहन बेटियों की। और हमारे पास क्या है, हम कड़ी निंदा कर देंगे, इतनी जोर की कड़ी निंदा खींच के मारेंगे कि जमात इस्लामी वाले शर्म से मर जाएंगे, और शर्म से नहीं मरे तो कम से कम हंसते हंसते तो पेट पकड़ के मर ही जाएंगे। वहां की सेना हिंदुओं को मार रही है जिहादियों के साथ मिलकर। वहां पे जो हिंदू पुलिस वाले हैं वो हड़ताल पे बैठ गए
कि हमारे समुदाय के ऊपर हमले बंद हो। पुलिस वाले हेल्पलेस है जो हिंदू हैं, हड़ताल करके बैठे हुए हैं कि भाई हम सेना से तो नहीं लड़ सकते, अगर सेना ही मिलकर मार रही है तो हम क्या करेंगे फिर। ये हाल है वहां पे। बाकी आप देख रहे हैं, अगर आप एनआरआई हैं तो प्लीज एक मेल जरूर लिखिए। एनआरआई कम्युनिटी जो भारत की वहां रहती है, मैं आपको वाकई बता रहा हूं, मैं आपसे बहुत दुखी हूं। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, आप इन देशों में रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास पैसे नहीं, आप सबसे अमीर कम्युनिटी है वहां पे। आपकी पर कैपिटा इनकम, आपकी पर हाउस होल्ड इनकम बाकी सारी कम्युनिटीज से कहीं ज्यादा है इन देशों में। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आप अपने हिंदुओं के लिए कम से कम एक मेल तो लिख दीजिए। आपसे कौन पैसा मांग रहा है? आपसे कौन कह रहा है कि आप उनके लिए आप पैसा दे दीजिए, आप उनके लिए कुछ कर दीजिए? एक मेल लिख दीजिए, अपना कम से कम प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दीजिए। आपका धंधा, आपका बिजनेस, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में उससे इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है। ठीक है, आप नहीं जा सकते, आप नहीं निकल सकते सड़क पे, दैट इज टू मच टू आस्क फॉर। मेल तो नहीं है ना। ऑफिस जाते होंगे शॉफिन ड्रिवन कार में, गाड़ी में पीछे बैठे हुए हैं, पीछे बैठे बैठे एक मेल टाइप करके भेज दीजिएगा। और मैं यही कह सकता हूँ, उस तरह मैं कुछ कह नहीं सकता। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करेंगे, आप लिबरल नहीं है, ये चीज प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि आप हिंदुओं के परसिक्यूशन पे आप बात किए तो आप लिबरल नहीं रह जाएंगे, आप कैंसिल हो जाएंगे अमेरिकन सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में। मत कीजिए, मेल तो कर दीजिए। मत लिखिए फेसबुक पे पोस्ट, मत लिखिए लिंक्डइन के ऊपर, मत लिखिए आप ट्विटर के ऊपर, मत लिखिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर, मत लगाइए स्टोरीज हिंदू जेनोसाइड के ऊपर, लेकिन कम से कम एक मेल लिख दीजिए। इतना कम से कम वहां के लोग डिजर्व करते हैं। इतनी एम्पैथी, इतनी सिंपैथी डिजर्व करते हैं। ये सब आपका रुपया पैसा, ये सब बिजनेस यहीं रह जाना है। खुद के कॉन्शियंस के लिए भी कुछ काम कर लेने चाहिए। धर्म का दायित्व समझ के कुछ काम कर लेने चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट, बहुत सारी एनआरआई कम्युनिटी मुझसे बहुत नाराज चल रही है, मुझे पता है, क्योंकि मैंने मोदी जी को क्रिटिसाइज कर दिया। मोदी जी की जहां तारीफ करनी होती है मैंने तारीफ भी की है, जहां क्रिटिसाइज करना होता है वहां क्रिटिसाइज भी करता हूं, तो मैं करता रहूंगा। बट दिस गोज बियॉन्ड मोदी जी एंड दिस गोज बियॉन्ड राहुल गांधी, दिस गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आपकी पर्सनल लॉयल्टीज के बहुत बियॉन्ड जाता है। लोगों की जान का इशू है, लोगों की संपत्ति का इशू है, हार्ड अर्न मनी। आप गए हैं दूसरे देश में आप रह रहे हैं, आपको पता है कितनी मेहनत लगती है एक घर बनाने में, कितनी मेहनत लगती है एक बिजनेस एस्टैब्लिश करने में, कितनी मेहनत और खून और पसीने की कमाई जाती है। तब आज सबसे वेल्दी कम्युनिटी आप वहां बने हुए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में। तो जरा उनके बारे में भी सोचिए कि उनके भी जो घर हैं, उनकी भी जो दुकानें हैं, उनके भी जो शोरूम्स हैं, उनके भी जो व्यापार है, उनकी भी जो बहू बेटियां हैं, उनको भी तो बनाने में उस बेचारे ने बहुत सारा अपना हार्ड अर्न मनी लगाया होगा ना, उसने भी अपना खून पसीना दिया होगा। उसके लिए एक मेल कर दीजिएगा, बस इतना ही अनुरोध करूंगा मैं। आप सभी जुड़े, आप सभी ने देखा कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशल मीडिया पे जरूर आप सभी जो भारत से भी देख रहे हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, सोशल मीडिया पे आप लोग जरूर लिखिए, क्रिटिसाइज कीजिए, गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाए। आप सोचिए 1984 में जो सिख मारे गए दिल्ली में, उनको पंजाब में कोटा है, नौकरी में कोटा है, सरकारी नौकरी में कोटा है उनको पेट्रोल पंप दिए गए, उनको सरकारी अलाउंसेस दिए गए, उनको घर दिए गए, उनको जमीनें दी गई, जो विक्टिम्स थे उस दंगे के। हमारे एक मित्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने अभी 3 साल पहले एक आरटीआई डाली। भारत सरकार से पूछा कि जो कश्मीरी पंडित भारत में, जो दिल्ली में रेफ्यूजीज हैं, सारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में रेफ्यूजीज हैं 99%। क्योंकि ये जो कश्मीरी पंडित निकाले गए कश्मीर की घाटी से, उनका जब जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए या उनको सरकारी नौकरी में कोई रिजर्वेशन या उनको कोई आर्थिक सहायता या उनको कोई जमीन का आवंटन या सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी ऐसी जो उनके हित के कार्य के लिए बनाई गई हो, क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? ये 3 साल पहले की आरटीआई है। जिसको भी संदेह होगा, जब बोलेंगे मैं ट्वीट भी कर दूंगा उस आरटीआई का जवाब। सरकार ने कहा हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि कश्मीरी जो हिंदू समुदाय है, वो जो वहाँ से भाग के आया, रेफ्यूजी बना, जिनका जनसंहार हुआ, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनको नौकरियों में आरक्षण देने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, उनको कोई ज़मीन का आवंटन, कोई टेलीफोन बूथ का आवंटन, कोई पेट्रोल पंप का आवंटन, ऐसी कोई नीति, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ये भारत की सरकार ने भी 3 साल पहले जवाब दिया है। तो कम से कम आप जो नहीं उठा रहा मुद्दा न उठाए, कम से कम आप #हिंदू जेनोसाइड के ऊपर आप ज़रूर अपनी बात रखें। बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद के लिए प्रयास करें कि उनको कैसे मदद की जा सके। धन्यवाद।